आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सी गेव द बेगर ए शर्ट द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटेंसेस। यहाँ पे जो सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं उनकी अपने को सीक्वेंस बतानी है। सेंटेंस में जो जो चीजें हैं उनका अपने को सीक्वेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन नोटिस करें तो इस सेंटेंस में आपको दे रखा है सी, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। इसके बाद में यहाँ पे दे रखी है आपकी वर्ब, वर्ब के बाद में दे रखा है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपने को इसको आइडेंटिफाई करना है ये क्या है। तो हमने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का एक तरीका पहले बनाया था, पिछली क्लासेज में ये बात डिस्कस हुई थी कि यदि ये दोनों एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं तब तो ये दोनों के दोनों एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट है। यदि दोनों एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं तो पहले वाला ऑब्जेक्ट हो गया और बाद वाला इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन यदि दोनों अलग अलग हैं तो फिर दोनों के दोनों ही ये ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो पर्सन से रिलेटेड होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो थिंग से रिलेटेड होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे बेगर और शर्ट ये दोनों तो एक नहीं है। बेगर भिखारी पर्सन हो गया और शर्ट एक थिंग हो गई, तो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है ये वाला भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये वाला भी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब अपने को सीक्वेंस बतानी है। इसमें देखो लिखा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिख दिया, ही इज प्लेइंग, बस इतना सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ये वाला पार्ट आपका सब्जेक्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट है। किसी भी सिंपल सेंटेंस के ये दो पार्ट होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब आना जरूरी होती है। इसका मतलब वर्ब ही है जो प्रेडिकेट को फॉर्म करती है, प्रेडिकेट बनाती है। तो देखो इसमें ये फाइनाइट वर्ब दे रखी है, इसका मतलब ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो प्रेडिकेट में क्या जरूरी होती है, कम से कम एक फाइनाइट वर्ब जरूरी होती है। ये आपकी फाइनाइट वर्ब यहाँ पे दे भी रखी है, कौन सी, इज। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों सेंटेंस के, किसी भी सिंपल सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं और ये एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे जो वर्ब आ रही होती है ना सेंटेंस में, वो रियल में क्या बनाती है, प्रेडिकेट बनाने का काम वर्ब ही करती है। यदि वर्ब नहीं होगी तो प्रेडिकेट भी नहीं होगा। कौन सी वर्ब होना जरूरी है, फाइनाइट। तो इसका मतलब है वर्ब को आप क्या बोल सकते हैं, प्रेडिकेटर भी बोल सकते हैं, यानी प्रेडिकेट का निर्माण करने वाला। ठीक है, तो प्रेडिकेटर का मतलब आप वर्ब समझ जाएं। तो अब आपको नोटिस करना है, देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये पूरा जो पार्ट होता है सब्जेक्ट को छोड़ के, जो कुछ भी बचता है, सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी डिटेल होती है वो पूरी प्रेडिकेट होती है। फिर आगे दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो प्रेडिकेट में ही ऑब्जेक्ट शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाली बात तो आपकी बैठी नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हम जानते हैं कि इसमें तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो दे रखा है सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसमें दे रखा है सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट और क्लोज। ऑब्जेक्ट के बाद क्लोज नहीं, एक और ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका हट गया। तो ये जानकारी सभी को होगी। प्रेडिकेटर वर्ब को ही बोलते हैं क्योंकि वर्ब से ही प्रेडिकेट बनता है। एक तरह से वर्ब नहीं होगी तो प्रेडिकेट नहीं माना जाएगा। और वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यदि आप सब्जेक्ट चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगी, यदि इसका टेंस बदल दोगे तो ये वर्ब बदल जाएगी। तो ऐसी वर्ब होती है फाइनाइट। इंग्लिश में मोस्टली वर्ब्स हैं वो फाइनाइट ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई एम थैंकफुल डैश योर टाइमली हेल्प। अब अपने को यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज बताना है, कौन से का यूज करें, क्या हम टू का यूज करें या फोर का यूज करें। देखो थैंकफुल वर्ड आते ही ये दो ही प्रेपोजिशन माइंड में आते हैं, तो विद तो थैंकफुल के साथ नहीं आता और आपका फ्रॉम भी नहीं आता। तो इन दो में से अपने को बताना है। तो थैंकफुल जो वर्ड है, इस थैंकफुल के साथ आप दो प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। एक तो टू का यूज करते हैं और एक आप थैंकफुल के साथ फोर का यूज करते हैं। तो
टू का यूज कब करेंगे? टू का यूज तब करेंगे जब थैंकफुल के बाद आपका कोई पर्सन लिखा हो, तब तो आप यूज करेंगे टू का। थैंकफुल के बाद यदि कोई पर्सन लिखा होगा तब तो आ जाएगा टू। और यदि थैंकफुल के बाद कोई थिंग लिखी हो तो फिर आप यूज करेंगे फॉर प्रेपोजिशन। तो अब अपने को नोटिस करना है इसमें क्या दे रखा है। इसमें देखो यहां पे दे रखा है योर टाइमली हेल्प। क्या ये पर्सन है? पर्सन तो नहीं है। क्या है? थिंग है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या रह जाएगा? यहां पे फोर रह जाएगा, टू नहीं। लेकिन यदि ये कह देता, ओनली यहां पे यू रख देता, आई एम थैंकफुल डैश यू, तो फिर आपका आंसर क्या आता? टू आता। तो थैंकफुल के साथ दोनों प्रेपोजिशंस आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। जैसा मैंने बताया था, टेस्ट सीरीज और कोर्सेज दोनों ही एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वो आप यहां से परचेज कर सकते हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। किसी शायर की बहुत अच्छी लाइनें हैं, शायर क्या कवि कहूंगा, यहां से कर दूंगे सर। ये वाला, अच्छा ओके सर। किसी कवि ने कहा है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा बढ़ती जाती पांव में पड़ते छाले हैं, जागरूक की जय निश्चित हार चुके सोने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले। तो आप जागरूक हैं, जागरूक विद्यार्थियों की जीत निश्चित है। जागरूक विद्यार्थियों की जीत निश्चित है। अच्छी मेहनत के साथ आप अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया था, इसमें आंसर आ गया आपका 4। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है आपका नीड ही डैश देयर टू अटेंड द मीटिंग। अब यहां पे अपने को वर्ब चूज करनी है। देखो इस पार्ट में अपने पास यहां पे जो वर्ब फिल करने के लिए दे रखी है वो गो की फॉर्म्स है। यहां पे दे रखा गो, गोज, इज गोइंग और वेंट। अपन क्या फिल कर दें कि ये सेंटेंस कंप्लीट और ठीक हो जाएगा। चलिए, हाँ, 2 पर्सन 4 थिंग। चलिए इसमें आपका आंसर वक्त बेवक्त काम आता है। बिल्कुल, भगवान भी यही चाहते हैं, ईश्वर भी यही चाहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है, और ईश्वर चाहता है हम अपना कर्म करें। चलिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो दे रखा है ही, लेकिन यहां पे एक और चीज नोटेबल है। इससे पहले एक दे रखा है नीड, और नीड यदि सब्जेक्ट के पहले दे रखा है, इसका मतलब आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और यदि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो नीड हमें पता है कि मॉडल का काम करता है, तो ये मॉडल है। और मॉडल के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करते हैं? तो सभी को पता है फर्स्ट फॉर्म। क्या मॉडल के साथ आने वाली वर्ब में एस सी एस लगता है? नहीं लगता, चाहे सब्जेक्ट कैसा ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि आपका इज गोइंग तो आएगा नहीं, वेंट सेकंड फॉर्म आएगी नहीं, गोज भी नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल के साथ जो वर्ब आती है वो केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस यस नहीं लगता। तो आप सभी का आंसर आ गया ये वाला गो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें ही को देखते ही हमारे माइंड में गोज ऑप्शन क्लिक करता है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो नीड एक मॉडल है, और मॉडल के साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है अपना, बिल्कुल गो आएगा सभी का, सपना शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डू टुडे। अपने को यहां पे मॉडल फिल करना है। कौन सा मॉडल ठीक रहेगा? मे, कैन, माइट या कुड? तो देखो डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, इसका मतलब अगला कह रहा है कि कल तक के लिए मत टालो। व्हाट यू डू टुडे, जो आप आज कर सकते हो। इसका मतलब यहां पे बात हो रही है आपकी एबिलिटी की, कि जो एबिलिटी आज आप में काम करने की है वो हो सकता है कल नहीं हो, इसलिए कल तक के लिए काम को मत टालो।
तो यहां पे बात हो रही है एबिलिटी की, और एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं कब की, प्रेजेंट की या पास्ट की, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, ठीक है। मे का यूज एबिलिटी के लिए होता नहीं है, माइट का भी नहीं होता, कुड का यूज होता है, लेकिन पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपका आंसर आ गया कैन, ठीक है। जो आप कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी हुई, तो इस सेंटेंस में एबिलिटी है, कब की है, प्रेजेंट की है, क्योंकि पूरा सेंटेंस ही प्रेजेंट टेंस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई मेड हर सिंग ए सॉन्ग। अपने को बताना है ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, क्या ये सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अपने को इसका टेंस बताना है। एक और चीज आप ध्यान में रखें कि अक्सर हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, आप पाएंगे किसी भी बुक में प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिंपल हम पहले लिखते हैं, प्रेजेंट बाद में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट सिंपल बोलना भी हालांकि गलत होता है, लेकिन वो अपनी हैबिट में है इसलिए हम बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो आई मेड हर सिंग ए सॉन्ग, यहां पे दो वर्ब्स आ रही हैं। आई मेड हर सिंग ए सॉन्ग, यहां पे दो वर्ब्स आ रही हैं। अपने सब्जेक्ट की जो मेन वर्ब है वो कौन सी है, मेड है। वैसे तो मेक जो होती है वो एक कॉजेटिव वर्ब होती है। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो किसी दूसरे से एक्शन करवाने का कोज बनती है, उनको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। जैसे यहां पे आई मेड हर सिंग, इसका मतलब है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उससे गाना गवाया। इसका मतलब है मैंने काम नहीं किया, जो मेन सब्जेक्ट है उसने काम कुछ नहीं किया, इसने काम किया और इसने ये वाला काम किया। अब इसको करवाने का जो कोज बनी है वो ये वाली वर्ब है, इसलिए इसको कॉजेटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप सेलेक्ट हो जाएंगे 3rd ग्रेड में, तो एक तो सेंटेंस आपके पास बनता है आई सेलेक्टेड, और एक आपके पास बनता है आई गोट सेलेक्टेड। अब आप यदि सेलेक्ट हो जाते हैं कल को, तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों में से आप कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, आई सेलेक्टेड और आई गोट सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहां पे देखो आई सेलेक्टेड, इसका मतलब है मैंने चुना, क्योंकि सेलेक्ट का मीनिंग होता है किसी को चुनना। तो आपने किसको चुना वो बात यहां पे लिखी नहीं, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जैसे आप कहेंगे आई सेलेक्टेड द कैंडिडेट, मैंने कैंडिडेट को चुना, तो ये तो चुनना हो गया। खुद का चुना जाना, इसका मतलब है आपको किसी ने चुना होगा, आप किसी के द्वारा चुने गए हो, तब आप उसका इस तरीके से बोलेंगे आई गोट सेलेक्टेड, इसका मतलब है मुझे किसी के द्वारा चुन लिया गया। तो आपका ये सेंटेंस ठीक रहेगा। ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कल को आप ये बोलेंगे आई गॉट सेलेक्टेड, न कि आई सेलेक्टेड, ठीक है। आई सेलेक्टेड कब बोलेंगे, जब आप किसी को चुन रहे हैं। तो इस सेंटेंस में इसी के अकॉर्डिंग आपको टेंस चूज करना है। तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आपकी आती है कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। तो आपका आंसर आ गया सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट की मेन वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, टेंस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वाली जो वर्ब है ये आपकी मेन वर्ब नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वेदर इज रादर हॉट, द वेदर इज रादर हॉट। इसमें अपने को बताना है ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये वर्ब है, क्या ये नाउन है। तो रादर जो वर्ड होता है वो नाउन तो नहीं होता किसी भी तरीके से, ये वर्ब भी नहीं है यहाँ पे बताना है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो हॉट देखो क्या है, एडजेक्टिव है। और इंग्लिश में एडवर्ब ऐसा एकमात्र वर्ड होता है जो किसी वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को भी, किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए ये वाला वर्ड यूज हो रहा है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव तो नहीं है, ये क्या है, एक एडवर्ब है। इंग्लिश में एडवर्ब ही है जो अपने आप को भी मॉडिफाई कर सकता है, यानी अपनी कैटेगरी के दूसरे वर्ड को भी मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को भी कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है। तो आपका आंसर यहां पे रहने वाला है एडवर्ब। जिनका आंसर एडवर्ब है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो एडवर्ब आपका आंसर रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए आपके लिए फिर से जानकारी आ गई।
एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, ये वाला स्काई एजुकेयर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए आप, और कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो परचेज करिए, अच्छी तैयारी करिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सी डैश नॉट डू दिस। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है उससे भी। अब आपको यहां दिमाग लगाना है क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। यहां पे है सी डैश नॉट डू दिस। अपने कोई सेंटेंस में वर्ब फिल करनी है, क्या यहाँ पे डू आएगा, नीड आएगा, नीड जाएगा, या इनमें से कोई सा ही ऑप्शन नहीं आएगा? आप अपनी ओर से करें आंसर कमेंट। हर्षवर्धन सिंह, जेके सबल, चलिए आप अपनी ओर से आंसर्स कमेंट करें। हाँ, अर्चना जी कह रही है इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कभी भी आपको बहुत डिफिकल्ट हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछता, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस जो कंफ्यूजिंग हो वही ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दिखने में बहुत सिंपल लगे आपको, लेकिन रियल में उनको करना कठिन हो। चलिए, इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या रहेगा? सी के साथ कौन सी वर्ब फिल करें? तो पहली चीज तो है सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो डू आपका हट गया, ये आ नहीं सकता। अब बात है नीड्स की और नीड की, तो आप एक चीज और नोटिस करें, यहां पे नोट लगा है, और नोट हमेशा किस में ऐड होता है? किसी हेल्पिंग वर्ब में ऐड होता है। अकेला नोट एडवर्ब का काम करते हुए तो यूज हो सकता है, लेकिन वर्ब के साथ यदि नोट जुड़ रहा है तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस में यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो इसका मतलब आपको चूज करनी है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, न कि मेन वर्ब। मेन वर्ब तो ये दे रखी है, तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? तो नीड्स तो मेन वर्ब हो गई, क्योंकि नीड के साथ एस लगा है, और एस लगते ही आपकी मेन वर्ब बन गई। नीड जो है वो एक मॉडल है, और मॉडल में कोई एस यस कभी नहीं लगता। तो इसका मतलब है आपका आंसर कौन सा रह जाएगा यहाँ पे? नीड। ये यहाँ पे फिल करेंगे, ये सेंटेंस हो जाएगा सी नीड नॉट डू दिस। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिनका आंसर केवल नीड है, गुड इवनिंग जी, जिनका आंसर केवल नीड है वो वाला आंसर करेक्ट है, बाकी के हो गए गलत। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नीड मॉडल है, मॉडल के साथ आपका नोट जुड़ गया, उसके बाद में मेन वर्ब आ गई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, ही डजंट नो टू ड्राइव ए कार। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे अपने को इंप्रूवमेंट करना है। टू ड्राइव जो लिखा है, क्या ये सही है? यदि सही है तो नो इंप्रूवमेंट रहेगा आपका आंसर। यदि इसके प्लेस पर आप चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे आप? टू बी ड्रीवन, या टू ड्रॉव, या हाउ टू ड्राइव? तो देखो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये वाला ऑप्शन तो आपका हट गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं। तो यहां पे कल भी, पिछली सीरीज में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ये हम यूज करते हैं जब पेसिव बनाते हैं, तो पेसिव यहां पे बन नहीं रहा। जब भी हम ऐसा कोई सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम इन्फिनेटिव वर्ब यूज कर रहे हों और उसमें नेगेटिव पहले से ही लिखा हो, तो ऐसे में आपको कोई क्वेश्चन वर्ड भी साथ में जोड़ना होता है। जैसे आई डजंट नो, मैं नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानता हूं? ओनली टू ड्राइव या हाउ टू ड्राइव? तो अपना आंसर रहेगा हाउ टू ड्राइव ए कार। कार कैसे चलाई जाती है ये नहीं जानता। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ये वाला। टू ड्राइव के प्लेस पर आप लिखेंगे हाउ टू ड्राइव। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को ऐसे दे दे, ही डजंट नो टू टीच इंग्लिश, तो क्या ये ठीक रहेगा? नहीं। फिर ये बन जाएगा ही डजंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश। ठीक है, ऐसे दे दे टू टीच इन इंग्लिश, तो व्हाट टू टीच इन इंग्लिश। ऐसे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हिज वेयरअबाउट्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। हिज वेयरअबाउट्स डैश नॉट नोन टू मी। अब आप अपना आंसर करिए कमेंट। कपिल शर्मा जी, चलिए, हर्षवर्धन सिंह जी, सतवीर सिंह, जेके सबल, इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है? सचिन शर्मा जी, हिज वेयरअबाउट्स डैश नॉट नोन टू मी। तो देखो, अब अपने को यहां पे चूज करनी है वर्ब। सबसे पहले तो आप ये नोटिस कर लो कि ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आप डू का या डज का यूज करते हैं? नहीं। डू या डज जब भी आएंगे तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक तरह से पैसिव वॉइस है।
और इनका कोई यूज इसमें है नहीं। अब आपके पास बचे इज और आर। यहां पे आपको अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करनी है। तो जिनका आंसर इसमें इज है वो वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये जो वेयर अबाउट्स है ये दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन रियल में ये सिंगुलर है, और इस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है लोकेशन, यानी किसी का ठिकाना, पता, लोकेशन इसका मीनिंग है वेयर अबाउट्स का। और लोकेशन प्लूरल नहीं होती, हमेशा सिंगुलर है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा इज। दिखने में ये वर्ड प्लूरल है लेकिन रियल में होता ये सिंगुलर है, और यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। और ये इज लगते ही इज के साथ थर्ड फॉर्म ये इसका पैसिव हो गया। और ये आपको बात पहले पढ़ाई हुई है कि नो वर्ब जब आ जाती है तो बाई नहीं लगाते, बाई की जगह पे पैसिव में क्या लगता है, टू लगता है नो वर्ब के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड। आपके पास वर्ड दे रखा है यूजफुल। ठीक है, ये आपको एक दिन पहले बात बताई थी कि यूएसई, यदि आप इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन यूज करेंगे, लेकिन यदि आप इसको एडजेक्टिव में यूज कर रहे हैं तो आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूज करेंगे, यानी से प्रोनाउंसिएशन होगा, न की जय। तो अब आपको बताना है, तो देखो ये का सिंबल जो होता है वो जे की तरह दिखने वाला होता है, तो दो जगह दे रखा है, ये ऑप्शन आपका हट गया क्योंकि वाई जो लिखा है यहाँ पे इस तरह से वाई की तरह, ये किसी साउंड का सिंबल है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऊ की साउंड देने वाले ये सिंबल ठीक लिखा है, फिर से आना चाहिए, ये भी दोनों में ठीक है, फिर आना चाहिए फ ए ल, ये फुल नहीं होता, ये भी बात एक दिन वर्ड आया था ब्यूटीफुल उसमें बताई थी। तो इसका मतलब ये वाली जो है ये किसी साउंड का सिंबल है नहीं। ए यदि इस तरह से लिखते तो वो बिल्कुल सिंबल हो जाता। तो यहां पर अपना आंसर क्या आ गया, ये वाला यूजफुल, यूजफुल। ठीक है, इसको जब पढ़ते हैं तो ये फुल की तरह अपने को सुनाई देता है, यूजफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। आपको बताना है यहाँ पे जो फ्रेज दे रखा है ब्रेड एंड बटर, इसका मीनिंग क्या है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, एक तो पैशन, पैशन जुनून को बोलते हैं, लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, फर्स्ट लव हॉबी। तो ब्रेड एंड बटर का यहाँ पे क्या मीनिंग ले हम, टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, तो इसका मतलब है आपका आंसर रह जाएगा लाइवलीहुड। ब्रेड एंड बटर का मतलब हो गया रोटी पानी, जिसको अपन बोलते हैं आजीविका। ठीक है, तो किसी को पढ़ाने से यदि उसकी आजीविका चलती है तो टीचिंग उसके लिए ब्रेड एंड बटर है, यानी उसका लाइवलीहुड है, उसकी आजीविका है। चलिए, बहुत सरल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको पैसिव वॉइस में दिए गए सेंटेंस को चेंज करना है। आपके पास जो सेंटेंस है वो है आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। क्या पैसिव रहने वाला है, बिल्कुल रोजी रोटी। चलिए, इसका पैसिव क्या है, आगे बढ़ते हैं। इसका पैसिव क्या है, तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको एक नॉन फाइनाइट वर्ब दे रखी है लाफिंग एट मी। तो आपको मैंने बताया था कि यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब आती है, या तो बेयर इन्फिनेटिव या कोई जीरंड फॉर्म इस टाइप से आ जाती है, तो फिर आपको पैसिव केवल इसका बनाना होता है, स्टार्ट वाले का। तो इसका पैसिव बनेगा तो सेंटेंस स्टार्ट होगा द बॉयज से। तो द बॉयज सभी में दे रखा है। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आने पर हम यूज करेंगे पैसिव में वॉज वर, तो बॉयज के साथ सभी में वो वर आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला आंसर हट गया, बाकी सब में है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सभी में दे रखी है। इसके बाद में आपको पहले ये वाला पार्ट जोड़ना है। ठीक है, यदि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती तो टू लगा के ऐड कर देते, लेकिन यदि फर्स्ट फॉर्म नहीं है, जीरन टाइप की फॉर्म दे रखी है, तो फिर आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं। तो देखो इसमें टू दे दिया, इसमें टू दे दिया, ये दोनों ऑप्शन भी आपके चले गए। फिर आपके पास एक ही आंसर बचा, ये वाला द बॉयज वर फाउंड लाफिंग एट मी। ठीक है, इसमें बाई मी मेंशन नहीं किया क्योंकि बात मी की ही हो रही है। तो द बॉयज वर फाउंड लाफिंग एट मी, ये इसका हो जाएगा पैसिव।
आपको केवल इसका पेसिव बनाना है और ये वाला हूबहू ऐड कर देना है। यदि यहां पे फर्स्ट फॉर्म होती तो फिर टू लाफ हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू मी डू यू नो हु इज ही। अपने को इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें आप पाओगे कि दो जगह दो टाइप से ये सेंटेंस है। डू यू नो हु इज ही, तो सबसे पहले अपन यहां ध्यान दें तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव आता है तो सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड होना चाहिए, सभी में है। मी का मी भी सभी में है। अब आपको कंजंक्शन चाहिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपका कंजंक्शन लगना चाहिए इफ, जो 3 में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ये हट गया। अब कंजंक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो पहले इसको सब्जेक्ट को चेंज कर लो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, तो चेंज होकर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो आई इन 2 ऑप्शंस में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ये भी हट गया आपका। अब सब्जेक्ट के बाद में आपको चाहिए वर्ब, तो इसमें देखो डू दे रखा है। डू डज जहां भी आते हैं इंटरोगेटिव में, उनको हटा के आप वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देते हैं। तो आई के बाद में न्यू आना चाहिए, दोनों में दे रखा है। इसके बाद में आगे बढ़े तो देखो WH वर्ड दे रखा है हु, तो हम भी हु ही लिख देंगे वापस। उसके बाद में WH वर्ड के बाद भी पहले अपने को सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है, ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही रहेगा। इसका मतलब ये वाला आंसर आपका ठीक है। इसमें गड़बड़ क्या हो गई, वोज पहले दे दिया जबकि वो आना चाहिए था बाद में। तो ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, सेकंड वाला। ये भी ध्यान में रखना है। देखो इसका तो आपने बना ही लिया, इसमें भी WH वर्ड के बाद में पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव ही है। ये 2 इंटरोगेटिव एक साथ जोड़े हुए हैं, तो इसमें भी आपको WH वर्ड के बाद में क्या लाना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। इसलिए यह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन गया है। चलिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल से हैं लेकिन कंफ्यूजिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और भी अच्छा है। ही सेड टू देम आई डोंट लाइक टू टॉक टू एनी ऑफ यू। ये अपने को दे रखा है डायरेक्ट में, अपने को बनाना है इसका इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये देखो आपका असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब आप टोल्ड लिख सकते हैं, सेड टू के प्लेस पे, तो लिखा है सभी में। इसके बाद में कंजंक्शन वाली जगह आप दैट लिख सकते हैं, सभी में लिखा है। कंजंक्शन के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है आई, ये फर्स्ट पर्सन है आपका, चेंज हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से चेंज होगा तो आंसर रहेगा ही। तो देखो सभी में दे रखा है। सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब चाहिए, तो वर्ब देखो यहाँ पे डोंट दे रखा है, और डोंट का बना देंगे डिडंट। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन 3 में दे रखा है, ये ऑप्शन आपका हट गया। अब इसके बाद में, क्योंकि वर्ब एक सेंटेंस में एक ही बार चेंज होती है, वो आपने कर दी। अब वर्ब चेंज नहीं करनी, तो लाइक का लाइक रह जाएगा। देखो इसमें कर रखा है, ये वाला गलत हो गया आपका, बाकी सब में ठीक है। अब इसके बाद में टू दे रखा है, सभी में टू है। इसके बाद में टॉक दे रखा है, तो वर्ब एक ही बार चेंज होती है, आगे नहीं होगी, तो टॉक का टॉक ही रह जाएगा। इसमें चेंज कर दी, ये वाला ऑप्शन भी हट गया। तो फिर एक आंसर आ गया ये वाला। टॉक टू के बाद में टू आ जाएगा, एनी के बाद में एनी, ऑफ के बाद में ऑफ, यू प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, तो आ जाएगा देम। तो ये वाला आपका आंसर ठीक रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सभी को अच्छा लग रहा हो, अच्छे क्वेश्चंस हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट भी आप करते रहें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कर दें, अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट ए स्टोन्स थ्रो। ये आपका ईडियम फ्रेज वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। इस फ्रेज का अपने को मीनिंग बताना है। एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका सीधा शाब्दिक मीनिंग देखें, लिटरल मीनिंग देखें, तो होता है पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर। पत्थर हम ज्यादा दूर फेंक नहीं सकते, तो इसका मतलब थोड़ी दूरी की बात हो रही है। तो इसका शाब्दिक मीनिंग अपने को बता देगा इसका क्या मीनिंग रहने वाला है। तो अपने को इसका मीनिंग ही बताना है। तो विद इन अ सर्टेन रेडियस, इसका मतलब एक निर्धारित दूरी में ही। वेरी फार ऑफ, बहुत दूर। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत नजदीक दूरी पर। विद इन अ डेफिनिट डिस्टेंस, या एक निर्धारित दूरी पर। इसका मीनिंग क्या रहेगा?
तो देखो पत्थर फेंकने जितनी जो दूरी होती है उसका कोई फिक्स दायरा तो नहीं होता, लेकिन हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते, नजदीक फेंक सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस यानी थोड़ी दूरी पर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अब्सेंस ऑफ रूल और लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर, कई बच्चे इसको लॉ एंड ऑर्डर भी बोल देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जहां पे नहीं हो वहां उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो एक तो दे रखा है अमनेशिया, एक दे रखा है एनार्की, एक दे रखा है एनाफोरा, एक दे रखा है एनोमली। आपको बताना है इन चारों में से आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो अमनेशिया जो होती है वो तो होता है लॉस ऑफ मेमोरी, जब किसी की मेमोरी चली जाती है तो उस बीमारी को बोलते हैं अमनेशिया। एनाफोरा लिटरेचर में काम में आता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं वर्ड से रिलेटेड। एनोमली ये भी विसंगति होती है, ये भी शायद विसंगति, ये भी आपके मीनिंग में नहीं है। तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या आ गया, अनार्की। इसका मतलब होता है एनार्की का मतलब अराजकता, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता वहां पे अराजकता फैल जाती है, इसको एनार्की बोलते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक बार फिर से आपके लिए जानकारी है, स्काई एजुकेयर एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज यहां चल रही है उससे भी बेहतर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इंग्लिश की भी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी। साथ ही थर्ड ग्रेड के विभिन्न कोर्सेज जो सब्जेक्ट्स के हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो वो आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करके यहाँ से उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आप खुद नोट कर लीजिएगा, कोई जानकारी आपको चाहिए हो। बाकी आप यहाँ से सीधा डाउनलोड करके एप्लीकेशन पे जाके खुद परचेजिंग कर सकते हैं कोर्स की और टेस्ट सीरीज की भी। टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है अभी सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं सभी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहां पर आपके पास डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है हाइपरबली की। हाइपरबली इसका आपको मीनिंग बताना है, इनमें से कौन सा इसका मीनिंग ठीक है। तो ए कॉमिकल मिसयूज ऑफ ए वर्ड इन मिस्टेक फॉर साउंडिंग सिमिलर, या फिर ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जेगरेटेड और एक्स्ट्रावेगेंट, या फिर ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू incongruous statements are yoked together. Yoked together means joined together. The use of an internationally harsh expression or word in place of a polite one. तो इनमें से हाइपरबली का मीनिंग देने वाला कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक रहेगा। तो फिगर ऑफ स्पीच है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसको बोलते हैं हम अतिशयोक्ति हिंदी में, जब आवश्यकता से ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो वो होता है हाइपरबली। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना वह तो शर्म से मर गया, तो रियल में वो मरता थोड़ी ना है, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के हम बोलते हैं उस बात को, तो वो हाइपरबली का ही एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब है एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलना। तो इसका मतलब जहां पे स्टेटमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है वही क्या होता है आपका हाइपरबली होता है। चलिए ये वाला आंसर हो गया बिल्कुल अतिशयोक्ति सभी का ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये शायद ऑक्सीमोरॉन है, ये आपका है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों के लिए एक दवा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या उसे मेडिसिन ही बोलेंगे, मेडिसिन तो दवाई को बोलते ही है जनरली। पैरासाइट ये आपका वर्ड है नहीं, जो परजीवी दूसरों पर डिपेंड रहता है। पायोनियर जो लीडर बनता है, लीड करता है सबको, वो पायोनियर अग्रणी हो गया। तो इसका मतलब आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण, सभी बीमारियों की एक दवा जिसको हम रामबाण बोलते हैं वो पेनेसिया हो गया। तो रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस पेनेसिया, ये भी दोनों वर्ड ध्यान में रखें। जो लीड करता है वो पायोनियर, जो डिपेंड रहता है दूसरों पे वो पैरासाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए स्टेटमेंट दैट कैन हैव ए डबल मीनिंग, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके दो मीनिंग होते हैं, द्विअर्थी या हम कह सकते हैं अनेकार्थी। जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी हो गया, द्विअर्थी हो गया। अब उसके लिए अपने को कौन सा वर्ड यहाँ पे चूज करना है। तो वर्बस तो आपका होगा नहीं, ये तो कम बोलने वाला होता है। एम्बिवेलेंट, एपिग्राफ या एम्बिगस, तो
द्विअर्थी या अनेकार्थी को अपन क्या बोलते हैं? एम्बिगस बोलते हैं। इनमें से आपका आंसर रह जाएगा ये वाला एम्बिगस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। एक बार साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपके जैसे स्टूडेंट्स जो और तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन है अपना, चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड। अपने को सिनोनिम बताना है किसका? डिवाउट का। यहां पे जो वर्ड है डिवाउट, इसका सिनोनिम बताना है। आपके पास ऑप्शंस में है डमी, लिम्पिड, इम्प्योर और पायस। अब इन चार में से कौन सा वर्ड इसके लिए यूज करेंगे? तो देखो डमी जो होता है ये तो आप जानते ही हैं, डुप्लीकेट। कई बार कहते हैं ना हम डमी स्टूडेंट, तो डमी का मतलब तो एक तरह से डुप्लीकेट। लिम्पिड जो होता है इसका मीनिंग होता है आपका स्पष्ट, इसका मतलब होता है पारदर्शी या स्पष्ट। इसको आप क्लियर बोल सकते हैं, क्लियर। ठीक, इसके बाद में इम्प्योर, इसको बोल देते हैं आप एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड, एडल्ट्रेटेड का मतलब हो गया मिलावट युक्त, जिसमें मिलावट होती है तो उसको हम बोल देते हैं इम्प्योर। अब देखो कोई भी चीजें दो तरीके से शुद्ध होती हैं, एक तो जिसमें मिलावट नहीं हो उसको तो हम बोलते हैं प्योर। ठीक है, उसी का ऑपोजिट लिखा है इम्प्योर। एक दूसरी चीजें होती हैं धार्मिक रूप से शुद्ध, जैसे मंदिर है तो उसको हम धार्मिक रूप से शुद्ध मानते हैं, है ना। प्रसाद है तो उसको भी हम धार्मिक रूप से शुद्ध मानते हैं। तो धार्मिक रूप से शुद्ध को ही कहते हैं डिवाउट, शुद्ध लेकिन धार्मिक रूप से। इसको आप और क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं होली, जैसे गंगा होली रिवर है, धार्मिक पवित्र नदी है। आप इसे सैक्रेड बोल सकते हैं, सैक्रेड का मीनिंग भी पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसके लिए आप रिलीजियस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिलीजन से ही वर्ड बनता है आपका रिलीजियस। जो धार्मिक रूप से शुद्ध है उसे रिलीजियस भी बोल सकते हैं। और सबसे अच्छा वर्ड है आपके पास पायस। तो इसका मतलब कोई पूछ ले प्योर में और पायस में क्या फर्क होता है, तो प्योर का मतलब तो होता है जिसमें मिलावट नहीं हो, वो वाला शुद्ध, और पायस का मतलब हो गया धार्मिक रूप से शुद्ध। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा डिवाउट का, वो आपका आंसर रहेगा पायस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको ऑपोजिट बताना है, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड। ये गलत छपा हुई वर्ड है ना, अच्छा एरोगेंट, चलो एरोगेंट ठीक है। एरोगेंट का अपने को बताना है ऑपोजिट क्या है। ठीक है, एरोगेंट है, मेरे ध्यान में एब्रोगेट आ गया। चलिए एरोगेंट का आपको ऑपोजिट बताना है, तो आपके पास ऑप्शन है मॉडेस्ट, हॉटी, प्राउड या हार्ड। आपको बताना है इसका एंटोनिम। तो देखो हॉटी, एरोगेंट का मतलब ही क्या होता है? घमंडी होता है, और घमंडी को ही हम क्या बोलते हैं? हॉटी बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला इसका सिनोनिम है। प्राउड, प्राउड भी घमंडी को ही बोलते हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी इसका सिनोनिम है। हार्ड का मतलब हो गया कठोर, इसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं। और मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, तो जो घमंडी नहीं होगा वो विनम्र होगा, मॉडेस्ट होगा। ये वर्ड अपने पहले आया हुआ है टेस्ट सीरीज में, जिसको मीक बोलते हैं, सबमिसिव बोलते हैं, पोलाइट भी बोल सकते हैं, और मॉडेस्ट। ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो गया। अगला क्वेश्चन है, अपने को बताना है मीनिंग। मीनिंग का मतलब सिनोनिम ही बताना है। अपने पास वर्ड है कॉम्पेल, कॉम्पेल का सिनोनिम क्या होगा? तो देखो एक तो वर्ड दे रखा है यहाँ पे कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब हो गया पूर्ण। डिसाइड, निश्चय करना। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती किसी पे थोपना, विवश करना। और अभोर का मतलब होता है घृणा करना, जिसको अपन हेट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका घृणा करना। ठीक है, तो ये वाला तो हेट हो गया, ये तो अपना आंसर होगा नहीं। कॉम्पेल का मतलब होता है विवश करना, मजबूर करना किसी को, विवश करना। तो अपना मीनिंग इनमें से कौन सा रह जाएगा? आपका आंसर रह जाएगा फोर्स। फोर्स का मतलब भी मजबूर करना, और कॉम्पेल का मतलब भी मजबूर या विवश करना। ठीक है, ये वाला आपका आंसर रहेगा। चलिए बहुत ही अच्छे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। इंग्लिश विद नवल, थर्ड वाला SMS, RM, कपिल शर्मा जी, बिल्कुल सभी के ठीक आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही जानकारी है, टेस्ट सीरीज और कोर्सेज अवेलेबल है जो आप यहां से ले सकते हैं। इस नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट। इनमें से जो लिखी हुई सिंबल्स हैं ये फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स के सिंबल्स हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट है। क्या इनमें से च है, व है, म है या फ है। तो फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स को लेकर दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स है कितने संख्या में, तो 9 है, ये भी ध्यान में रखें 9। और फ्रिकेटिव है कौन कौन से, वहां भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रिकेटिव जो कॉन्सोनेंट होता है वो ये होता है, ठीक है। फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट कौन सा होता है आपका, फ होता है। फ, थ, ये वाले जो है ये फ्रिकेटिव है, ठीक है, जिनको थोड़ा घर्षण करके अपने को बोलना पड़ता है, संघर्ष करके बोलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वर्ब्स बी एंड हैव आर, यहां पे अपने को जो वर्ब्स दे रखी हैं बी और हैव, ये इनमें से कौन सी वर्ब्स है। क्या ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, क्या ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, क्या ये एक्शन मेन वर्ब्स हैं, क्या ये इंटेंसिव वर्ब्स हैं। तो देखो, इंटेंसिव नहीं, एक्सटेंसिव वर्ब्स है। तो देखो एक्सटेंसिव वर्ब जो वो होती हैं जो एक्शन करती है, मतलब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जिनका डूअर होता है, काम करने वाला होता है, जो काम करने के लिए यूज होती है। तो एक्सटेंसिव वर्ब्स तो मेन वर्ब्स ही होती हैं। एक्शन मेन वर्ब्स जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करती है, जैसे प्ले है ना, जैसे ईट, ये दोनों ही एक्सटेंसिव और एक्शन मेन वर्ब्स हो गई। अब बात आती है, ये हम जानते हैं कि बी और हैव दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन कौन सी ऑक्सिलरीज। तो ये मॉडल तो है नहीं, मॉडल तो कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, मस्ट, विल, वुड, नीड, ऑट टू, डेरंट, नीड तो मैंने बोल ही दिया, ये सारे मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स तो ये है नहीं, ये आती हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। और प्राइमरी में 3 चलती हैं अपने, बी, डू और हैव। इनका नाम प्राइमरी इसलिए पड़ गया क्योंकि जब आप टेंस के सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उनमें आप इनकी हेल्प लिए बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। यानी ये इनका आना प्राथमिक है, प्राइमरी है, इसलिए इनका नाम ही रख दिया गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। यदि मॉडल्स को निकाल दें तो आप इनके बिना कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। हो सकता है ये किसी सेंटेंस में दिखाई नहीं दे, हिडन फॉर्म में रहे, लेकिन ये रहती जरूर है, बिना इनके आप कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। यदि इनको हटाकर आप करते हैं तो फिर आपको मॉडल्स का यूज करना होगा। तो मॉडल्स में से और प्राइमरी में से, दोनों में से कोई एक तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर ले। हो सकता है कुछ में ये दिखाई नहीं देती है ना, जैसे हेल्प द पुअर, लेकिन उसमें भी छिपा हुआ रहता है डू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ही इज गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। इस सेंटेंस में अपने को बताना है इसका पैसिव क्या बनेगा। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, अपने को इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव क्या रहने वाला है। ही इज गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। तो देखो ये वाला तो अपना सब्जेक्ट है, ये इज के साथ जो गोइंग टू लगी है ना, ये इसकी असिस्टेंट हेल्पिंग वर्ब ही है, यानी पूरी आप हेल्पिंग वर्ब ही मान लो। स्टार्ट इसकी मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब के बाद में जो ये राइटिंग नॉवेल्स है, ये इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब आपको इसका पैसिव बनाना है। इसका मतलब आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा पैसिव में, तो राइटिंग नॉवेल्स से स्टार्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है सभी में। इसके बाद में आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो अपने को दे रखी है इज, तो इज आरएमई वापस यूज करेंगे। अब राइटिंग नॉवेल्स कैसा सब्जेक्ट है, तो जब भी किसी एक्शन को बताने वाला कोई वर्ड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया जाता है तो वो सिंगुलर ही होता है। जैसे रीडिंग बुक्स, राइटिंग नॉवेल्स, ये कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर, यानी नॉवेल्स लिखना, तो ये एक ही है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो आपके पास ये वाले जो 2 ऑप्शन है ये तो हट गए। अब इसके बाद में गोइंग टू साथ में आना चाहिए, तो गोइंग टू देखो इसमें भी दे रखा है, इसमें बीइंग दे दिया, ये हट गया। गोइंग टू लिखने के बाद अब आप इस टू को अलग दिखाने के लिए बी ऐड कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये आपने सेंटेंसेज पढ़े होंगे कि गोइंग टू वाले सेंटेंसेज में गोइंग टू ही वापस लिखते हैं और बी ऐड कर देते हैं। इज आरएम में कोई बीइंग वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो ये पैसिव बन जाएगा, राइटिंग नॉवेल्स इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय हिम। और ये भी याद रखें, राइटिंग नॉवेल्स सिंगुलर है, ठीक है। जब भी कोई सिंगल जीरेंड आता है
सिंगल इन्फिनेटिव आता है तो, या फिर सिंगल क्लोज सब्जेक्ट बन के आता है तो वो सिंगुलर होता है। यदि डबल इन्फिनेटिव, डबल जिरेंड आपस में जुड़कर आ जाएंगे तो फिर वो कैसे हो जाएंगे, आपके प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दूसरा स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, तो यहाँ पे स्विमिंग एंड वॉकिंग दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो उसी तरह से राइटिंग नॉवेल्स ये एक ही है, राइटिंग। यदि ऐसे हो जाता राइटिंग एंड पब्लिशिंग नॉवेल्स तो फिर ये प्लूरल हो जाता। ठीक है, ये आपका सिंगुलर है। आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करेंगे। 26 क्वेश्चंस ही आज की क्लास में अपन ने रखे हैं। आगे हो सकता है एक दिन गैप भी रहे नेक्स्ट क्लास के लिए, तो आगे मिलते हैं जब भी नेक्स्ट क्लास आपकी हो पाएगी, कल परसों, तो तुरंत आप एक्टिव रहें, क्लास ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं।